बजे से एडवांस मैथ्स की क्लास है। मैं पहले बता दे रही हूँ, कल कोई लेट मत होना, उठ जाना सुबह जल्दी, 9 बजे से क्लास 9 है। बजे से क्यों? क्योंकि बाकी टाइम स्लॉट्स फ्री नहीं है ना, इसलिए। और एडवांस मैथ्स की क्लास सारे बच्चे कंबाइंड लेते हैं ना। चलो, हम लोग आज क्लोज टेस्ट करने वाले थे, तुम लोगों को बता दिया था मैंने, और मैंने ये भी बोला था कि थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्लोज टेस्ट करेंगे। थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का क्लोज टेस्ट है। इसमें क्या करना है देखो, तुम लोग के सामने एक पैसेज खुला हुआ है, करेक्ट। उस पैसेज में यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ ब्लैंक्स बने हुए हैं, करेक्ट। हर ब्लैंक के बगल में ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये जो वर्ड है दिस इज ओनली द राइट आंसर, है ना, जो ये वर्ड है वही इस ब्लैंक में आएगा और वही वर्ड राइट आंसर है, तो आपका आंसर हो जाएगा नो चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये वर्ड यहाँ पर फिट नहीं है, कोई और वर्ड, मतलब ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से कोई वर्ड फिट आना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज। बेटा ये ना कुछ नहीं है, जैसे हम लोग क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं ना, सेम टू सेम यही है, बस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई में कॉन्ट्रास्ट लिखता, तो कॉन्ट्रास्ट को उठाकर बस यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है ना, टू कन्फ्यूज यू पीपल इन द एग्जामिनेशन। बाकी कोई फर्क नहीं है इस क्लोज टेस्ट में और हम जो क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं उसमें। समझ में आई बात? बट ये वाला जो पैटर्न है ना क्लोज टेस्ट का, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, है ना। चलो सॉल्व करते हैं फिर। ओनली बैंक, हाँ। एसएससी में तो क्लोज टेस्ट छोटे छोटे से आते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसएससी बेस्ड क्लोज टेस्ट करेंगे। मैंने बोला था ना 2 बैंक बेस्ड और 1 क्लास एसएससी बेस्ड होगा, बट क्लोज टेस्ट तो क्लोज टेस्ट है, बैंक और एसएससी का सॉल्व तो सभी कर सकते हैं। और वैसे भी विशाल तो सुपर इंटेलिजेंट है। अच्छा, अंजलि जैन का क्लोज टेस्ट डन हो गया। तो सबसे पहले अंजलि जैन का चूंकि क्लोज टेस्ट डन हो गया तो डेफिनेटली उसने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का तरीका तो यही है ना कि पहले पैराग्राफ पढ़ोगे, उसके थीम को समझोगे, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे वर्ड्स फिल करोगे। तो सबसे पहले अंजलि हमें पैराग्राफ का थीम समझा देगी। बिल्कुल, इज्जत क्यों नहीं है। कौन मुझे पैसेज का थीम समझाएगा? थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। एजुकेशन बेस्ड तो है ही डेफिनेटली, वो तो स्कूल, कमिटी, एजुकेशन, ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, सबसे पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा चारों। जब आप पैसेज पढ़ लोगे उसके बाद एक एक करके हम ब्लैंक को फिल करेंगे। इंक्रीजिंग एजुकेशनल फीस, करेक्ट, इन यूएस। फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन ना हमेशा थीम डिफाइन करता है पैसेज का। जब आप फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हो तो फर्स्ट लाइन में ही वो ऐसा कह रहा है कि द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन अ डैश टॉपिक फॉर डिबेट इन रीसेंट डिकेड्स। मतलब आसपास के टाइम में ये डिबेट का टॉपिक बन गया है, जो धीरे धीरे करके प्राइस इंक्रीज कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। American society, the importance of education after high school, yet the cost of undergraduate and advanced degrees continually rises at a greater rate than
डैश, मतलब डेफिनेटली वही बता रहे कि अंडर ग्रेजुएट और एडवांस डिग्री की जो फीस है वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है एट अ ग्रेटर रेट। अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी कमिटी ऑन स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट, एडवाइजरी कमिटी जो है जो स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर बैठाई जाती है, कॉस्ट फैक्टर्स 48% ऑफ द कॉलेज क्वालिफाइड हाई स्कूल ग्रेजुएट्स फ्रॉम फर्दर एजुकेशन। इस लाइन का क्या मतलब है? कॉस्ट इज द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से 48% ऑफ कॉलेज क्वालिफाइड हाई स्कूल ग्रेजुएट्स जो बच्चे होते हैं वो फर्दर एजुकेशन परस्यू करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट करता है करने से, उनको नहीं करने देता। द करेंट सिस्टम रिक्वायर्स द मेजॉरिटी स्टूडेंट्स टू एक्सटेंसिव डेप्ट विद द एक्सपेक्टेशन दैट दे गेन पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट टू रिपे देयर लोन्स। जो उनको जो डेप्ट में वो चले जाते हैं एट द टाइम ऑफ स्टडीज, एट द टाइम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, एम्प्लॉयमेंट के बाद वो डेप्ट को रीपे करना भी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली वही यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करी जा रही है। द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन रेजेस सेवरल इशूज, बहुत सारे इशूज को रेज कर रहा है। अमंग दीज आर द परपिचुएशन ऑफ द साइकिल ऑफ डेप्ट इन अमेरिकन कमर्शियल सोसाइटी ऑफ डिफरिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड कॉस्ट एंड द रिजल्टिंग सोशल इकोनॉमी। ओके, तो तुम लोगों को पैसेज समझ में आ गया? मेरे को तो समझ में आ गया इतना पढ़ने के बाद। गगनदीप को आ गया थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, पुनीता को पूरा समझ आ गया। चलो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। डन? चलो क्वेश्चन नंबर 2। ये पैसेज तुम लोगों को आज मतलब ये स्लाइड तुम लोगों को आज ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसका मेजर काम ये है तुम लोगों को कि अभी तो मैं आंसर्स डिस्कस करा दूंगी, ठीक है, लेकिन इसमें जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे ना जिसकी मीनिंग तुम लोगों को नहीं पता, उसकी मीनिंग आप लोग ढूंढ के लिखोगे। अच्छा 2 हुआ था कि नहीं हुआ था? मुझे डन दिखा तो मैंने चेंज कर दिया। देखो मैम 3 टफ है। कैसे? चारों में से किसी का भी मीनिंग नहीं पता। इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता मैम। एक मिनट, सबसे पहले मैं गगनदीप से बात कर लूं। गगनदीप अनम्यूट करो। गगनदीप अनम्यूट करो। हाँ, तुम मुझे बताओ, तुम्हें इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता? बोलो। हमसे नहीं पता। जतिन सर ने तुम लोगों को इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ाई नहीं है? नहीं अभी तक नहीं हुई हमारी, तो मेरी तो नहीं हुई पर्सनली। मेजरली इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई होती। इन्फ्लेमेशन मतलब बीमारी होता है जहाँ पर जलन वगैरह हो जाती है, करेक्ट। इन्फरेंस मतलब जहाँ पर आप किसी सिचुएशन को देखकर आप वहाँ पर इन्फरेंस निकाल रहे होते हैं। और जो थर्ड वर्ड है इनॉक्यूअस, इसका मतलब हाँ चारू मुझे एक बार सॉल्व करना बता दो, मुझे सॉल्व करना ही नहीं आ रहा। सॉल्व करना कौन बताएगा उसको? यार कोई तो बताओ, कम ऑन। वेरी गुड।
केशव, चारों को तुम सॉल्व करना बताओ। हेलो, आवाज आ रही है क्या बताना है? कि क्लोज टेस्ट हम सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो हम पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, एक रफ रफ पढ़ लेंगे, उसका थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेंगे। और जो इसमें दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो ब्लैंक्स हैं तो उसके आगे ब्लैंक इसमें क्या बोलते हैं इनको, ब्लैंक स्पेस के बाद ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं तो या तो यही आएंगे इनके अंदर या फिर इनको रिप्लेस करके जो ऑप्शंस में गिवन है वो आ जाएंगे। तो पैसेज को समझते वक्त हम लोग ऐसे थोड़ा देखेंगे कि कौन सा क्या सही फिट हो रहा है यहाँ पे। अगर वही फिट हो रहा होगा तो वही लिखेंगे, बाकी अगर उसको रिप्लेस करके कुछ और नया आएगा तो उसको ऐड कर देंगे, उसको हटा देंगे। समझ आया चारों? उसको अभी भी नहीं तो समझ विचार को करना खुद ही पड़ेगा, यस समझा नहीं मैम, सकते। यस मैम, समझ तो आ गया। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले पैसेज को पढ़ लो। पैसेज को पढ़ के पैसेज को समझ लो। बेटा पैसेज को ना बस हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। पैसेज को कंप्लीट करने के लिए ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ब्लैंक्स को हमें फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस को यहाँ पर ब्लैंक में भर भर के हमें ये ऑप्शंस फिल करना है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है ना, दैट इज़ योर वोकैबुलरी। जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसका मतलब तुम्हें पता है तो तुम्हें समझ में आता है कि यहाँ पर ये वर्ड सूट आ रहा है, दूसरा मैम, वर्ड। हाँ मैम मतलब इसमें ये फर्स्ट में कॉन्ट्रास्ट लिखा हुआ है, तो फिर मैम ये चार पॉइंट जो है इनमें से कोई एक आएगा ये फर्स्ट चार वाले नहीं में। है। फर्स्ट में जब तुम फर्स्ट की बात कर रहे हो तो फर्स्ट के लिए ये ऑप्शंस है। जब टू की मतलब फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए ये और अब ऑप्शंस जब- है। हाँ, अच्छा सेकंड के लिए फिर आप यही लाइन होगा, पैरा यही होगा, बस आप options पैराग्राफ दूसरे यही दोगे। होगा। सेकंड के लिए ये ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ पर ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं। फिर पैरा यही होगा, थर्ड के लिए ऑप्शंस दूसरे आ जाएंगे, ठीक है। यस तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ, ये हो गया। तो गगनदीप, तुम्हें सारे वर्ड का मतलब समझ में आ गया। और आखिरी में इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब सबको पता है, जल्दी से मुझे कोई भी बता दो। कॉन्ग्रुइटी ऑफ ट्रायंगल सबने पढ़ रखा है हाँ, क्या? इनकॉन्ग्रेंट है मैम इसका मतलब। इनकॉन्ग्रुअस उसी से बना हुआ है, उसी से बना हुआ वर्ड है। Odd one out, not exactly same. अब फिल कर पाओगे? यस मैम। करो। डन। हो गया। फाइव,
इतने अच्छी टीचर तुम्हें कहाँ मिलेगी जो खुद ही बिना पूछे वर्ड की मीनिंग बता देती है, जो उसको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा दिमाग से भरो। वही तो मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा कोशिश करो। हर वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो भी काम चल जाता है। क्या पता जिसका पता हो सिर्फ वही वर्ड वहाँ पे फिट है। क्या बात है विशाल, क्या बात है। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? वेरी गुड।
गुड. वन का आंसर बताओ. सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. वेरी गुड. क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस का सीक्वेंस है वो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट और मतलब कंटिन्यूइंग ही आना चाहिए, बिकॉज हैज़ बीन अ बता रहा है तो उसके बाद जरंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगा. और जब हम यहाँ पे किसी में भी देख रहे हैं तो जरंड है नहीं, है ना. तो इसकी वजह से हम ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएंगे. ठीक है, तो डेफिनेटली कंटिन्यूइंग इज द राइट वर्ड. वेरी गुड. नेक्स्ट. हाँ विशाल. मैम वहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं आ सकता है? कांस्टेंट इसलिए नहीं आ रहा है विशाल क्योंकि वो बता रहा है कि जो इंक्रीजिंग कॉस्ट है हायर, एक तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, डैट इज करेक्ट. दूसरा ये भी है कि वहाँ पे जो बता भी देखो क्या रहा है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट जो है वो हायर एजुकेशन का वो टॉपिक ऑफ डिबेट बना है रिसेंट डिकेड्स में. ठीक है, वो कंटिन्यू प्रोसेस में है ना. has been a constant topic for debate, has been a continuing topic for debate in recent decades. वो एक तो कंटिन्यू प्रोसेस में है, इस वजह से वहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है. दूसरा वहाँ पे हैज़ बीन अ के बाद हमेशा जेरंड का फॉर्म आएगा, इस वजह से हमें आईएनजी वाले वर्ड्स ही चूज करने हैं. मैम इस कहीं वजह से- कभी हम लोग ये भी यूज करते हैं कि हैज बीन अ कांस्टेंट टॉपिक फॉर डिबेट. हाँ, जहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है हम डेफिनेटली बोलते हैं. मैं उसके लिए मना नहीं कर रही. मेरा बस कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आइडिया है उस सेंटेंस का, दैट डिफाइंस द आइडिया ऑफ थिंग विच इज़ गोइंग इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जस्ट गोइंग इन अ कंटिन्यूटी. तो उसकी वजह से वी आर गोइंग विथ ऑप्शन नंबर सी. ओके मैम. ठीक है, नेक्स्ट वन. ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फिल किया? डी इज द राइट आंसर. अमेरिकन सोसाइटी जो है वो इम्फसाइज कर रहा है हायर एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को हाई स्कूल के बाद. येट उसके बाद मतलब वहाँ पे जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस हो गया क्योंकि वहाँ पर येट आ गया. ठीक है, येट द कॉस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड एडवांस्ड डिग्रीज कंटिन्यूसली राइजेज एट अ ग्रेटर रेट दैन. क्योंकि वही फिट ही आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस की बात करी जा रही है और तुम कोई भी वर्ड ले लो उसका प्राइस से कोई रिलेशन ही नहीं है. तो एक ही वर्ड है जो फिट आ रहा है, दैट इज इन्फ्लेशन. तो वहां पर आ जाएगा इन्फ्लेशन. ठीक है, मैंने मतलब मेरे को यहाँ पे इन्फ्लेशन भी कोई सुपर परफेक्ट वर्ड नहीं लग रहा है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन एकदम सुपर परफेक्ट वर्ड है. लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना कतई, उनमें से तो बस यही ठीक ठाक वर्ड है जो वहाँ पे फिट आएगा. ठीक है, नेक्स्ट. prefer, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज. बिल्कुल सही है. परसुइंग यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि एक तो ना सबसे बड़ी बात है कि फ्रॉम आया हुआ है और तुम सबको पता है कि प्रपोजिशन के बाद अगर कोई चीज़ वर्ब अगर आ रहा होता है तो वो हमेशा अपने आईएनजी फॉर्म में आता है और यहाँ पे परसुइंग ही है जो अपने आईएनजी फॉर्म में है. तो तुम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे और वैसे भी एक साफ साफ लिखा है फ्रॉम परसुइंग फर्दर एजुकेशन. तो 4 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. राइट आंसर इज परसुइंग. The current system requires the majority of students to accumulate, है ना. वेरी गुड, क्या बात है बच्चे, देखो जीनियस होते जा रहे हैं. ओके,
So it is the current system requires the majority of students to accumulate. Dissipate का मतलब क्या होता है? Dissipate का मतलब क्या होता है? Release. Disappear नहीं होता, जो धीरे धीरे करके disappear हो रहा है, या रीजन टू डिसअपियर. डिसिपेट मीन्स टू डिसअपियर. तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से सबसे अच्छा वर्ड एक्यूमुलेट ही है कि जो करंट सिस्टम है वो दैट रिक्वायर्स द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू एक्यूमुलेट एक्सटेंसिव डेप्थ विथ एक्सपेक्टेशन that they gain dash postgraduate employment to repay their loans. That they gain dash postgraduate employment. अभी एक वर्ड की मीनिंग बता देती हूँ तो शायद समझ में आ जाए. सही लगा ना? ल्यूक्रेटिव. हाँ एग्जैक्टली. देखो यहाँ पे तो 6 में यहाँ पे तो अनप्रॉफिटेबल लिखा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बात प्रॉफिट की हो रही है, गेन की हो रही है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है टेस्टिंग. वेरी गुड. टेस्ट का कोई मतलब है नहीं, तो ये भी नहीं होगा. चेंज्ड बिहेवियर का कोई मतलब नहीं है. और लैसिवियस इज लाइक too much interest towards different factors. तो यहाँ पर वो भी फिट नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा. और प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे गेन के साथ फिट आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूक्रेटिव. ठीक है. उसके बाद क्या है? ल्यूक्रेटिव पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट टू रिपे देयर लोन्स. द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन raises several dash issues. कैसा issues रेज कर रहा है? एथिकल इश्यूज है ना, बहुत सारे एथिकल इश्यूज रेज कर रहा है. ठीक है. Among these are the perpetuation of the cycle of debt in American commercial society, the dash of differing higher education institutions, the hierarchy of differing higher education institutions and cost, and the resulting socio-economic and racial inequalities in college demographics. यहाँ पर भी hierarchy बिल्कुल करेक्ट वर्ड है. तो बच्चे जीनियस हो गए हैं. क्या बात है चारू, वेरी गुड. उसके बाद both an examination of the current trends and figures and a closer look at a real life example show the troublesome state of higher education and its effect with E वाला इफेक्ट है ना, क्योंकि हमें वहाँ पे नाउन फॉर्म की ज़रूरत है और इफेक्ट जो होता है वो नाउन फॉर्म होता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इफेक्ट, क्योंकि इट्स हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है. तो एंड इट्स इफेक्ट ऑन आवर कॉमर्शियल सोसाइटी. वेरी गुड. रिसर्च indicates to steep upward trend in the cost of higher education throughout the 20th century. In recent decades, America has witnessed a widening gap between inflation and tuition. An incoming freshman at a typical college inflate charges for tuitions. सी भी लगता है कुछ को. इंसिस्ट तो नहीं होगा. इंसिस्ट चार्जेस फॉर ट्यूशंस क्या होगा? इंसिस्ट का तो मतलब होता है किसी को फोर्स करना, है ना. गगनदीप और केशव और राशि, आप तीनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है. इट विल बी इनकर्स. इसको ना आप ग्रामर से सॉल्व कर सकते थे. एट अ टिपिकल कॉलेज है ना, उसके बाद जो भी आएगा वो अपने एस फॉर्म में ही आएगा. तो अब आप यहाँ पे देख लो
एक तुम्हारा इन्फर है, इंश्योर है। इंश्योर तो वो होता है ना इंश्योरेंस वाला टाइप, किसी चीज़ के लिए आपके पास वो है, तो इंश्योरेंस टाइप में हम उस वर्ड को यूज़ करते हैं। इन्फर का मतलब कंक्लूड होता है जो यहाँ पे फिट नहीं आ रहा। इंसिस्ट का मतलब फोर्स करना होता है जो यहाँ पे फिट नहीं आ रहा है ना। और इनकर का मतलब होता है कि किसी चीज़ का किसी एक्शन का या बिहेवियर का जो सब्जेक्ट होता है उसको डिफाइन करना। अब यहाँ पर इस एक्शन का बिहेवियर के सब्जेक्ट को ही वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, पक्का करना इज द एग्जैक्ट वर्ड, तो इस वजह से यहाँ पर इनकर राइट आंसर है। अब बताओ 10 में से कितने नंबर आए आप लोगों के ये क्लोज टेस्ट में? आई होप अच्छे ही आए होंगे। एक गलत और एक किया नहीं, मतलब 8, 7, 8, 9। वेरी गुड केशव, वेरी गुड। अंजलि क्वाइट गुड, क्या बात है विशाल, भगवान भरोसे भी 8 नंबर आ जाते हैं। सही है, सबको समझ में तो आ गया ना? ल्यूक्रेटिव बेटा बहुत सारे सेंस में यूज हुआ करता है, लेकिन ल्यूक्रेटिव का नॉर्मल मीनिंग जो होता है ना दैट इज कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है किसी चीज़ से, है ना, गेटिंग ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो क्लोज टेस्ट इज डन। अभी हम क्या करने वाले हैं? छुट्टी नहीं, अभी कैसे, अभी आधा घंटा है। अभी मैं तुम लोगों को एक ज्ञान बांटूंगी। अब पुराने बच्चे जा सकते हैं जिनको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सॉल्व कैसे करते हैं, और नए बच्चे रुके रहें क्योंकि अब आगे कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब मैं इन लोगों को आरसी सिखाने वाली हूँ। देखो अब तुम लोग को क्या हुआ, तुम लोगों ने क्लोज टेस्ट करना सीखा, ठीक है। एंड अगर आप लोगों ने बैंकिंग के क्लोज टेस्ट में आप इतना स्कोर कर ले रहे हो तो बेटा एसएससी वाले बच्चों को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। उनके क्लोज टेस्ट थोड़े से इजी लेवल के होते हैं, तो वो इजीली किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्लोज टेस्ट करना समझो कि सीख लिया। फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में एसएससी बेस्ड 2-3 क्लोज टेस्ट सॉल्व करवा दूंगी कि आप लोगों को फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब क्लोज टेस्ट के बाद जो सेकेंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें कैसे। बाप रे, अब सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ी बात ये उठती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें कैसे। क्योंकि बेटा कोई भी एग्ज़ाम ले लो, अगर आप बैंक एग्ज़ाम की बात करते हो तो प्री में कम से कम 8 नंबर का आपका आरसी होता है, मेंस में कम से कम 10 नंबर का आरसी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 4-5 क्वेश्चंस आरसी के होते हैं तुम्हारे मेंस लेवल पे, लेकिन पर आरसी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते जब 4 से 5 आरसी आता है। और ये ज़्यादातर आपका आता है एसबीआई पीओ मेंस में, क्योंकि अभी रिसेंटली एसबीआई पीओ मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया था कि 4 से 5 आरसी थी उसमें, और छोटे छोटे उस पर क्वेश्चंस बेस्ड थे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तुम एसएससी की बात कर लो तो बेटा एसएससी में प्री में तुम्हारी आरसी नहीं आती है, लेकिन मेंस में तुम्हारी आरसी आती है, और मेंस में भी तुम्हारी 4 से 5 आरसी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम्हारे लिए स्पीड बहुत मैटर करेगा, है ना। स्पीड बहुत मैटर करेगा टू सॉल्व दी आरसी, क्योंकि 5-10 5-10 5-10 क्वेश्चंस के रेशियो रहते हैं, ठीक है। अब बताओ कि तुम लोग आरसी कैसे सॉल्व करते हो अभी तक।
हेलो हाँ विपिन दी बताओ। मैम, पहले क्वेश्चंस पढ़ता हूँ मैं और हाइलाइटर लेके फिर मैं आरसी में ठाके जो जो उस क्वेश्चन के वर्ड मुझे याद रह जाते हैं उसको हाईलाइट करता चला जाता हूँ। फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर मैं उसको आंसर करता हूँ। मैं नहीं समझी, पहले तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर उसको यस मैम, हाइलाइटर पहले से, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेते हो क्वेश्चन में जो तुम्हें इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। नहीं, क्वेश्चन में नहीं मैम, क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि पूछ क्या रहा है वो। तो फिर मैं पढ़ता हूँ पैसेज पूरा, तो फिर मेरे को वो ध्यान रहता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो फिर मैं उसको साथ साथ हाइलाइटर से हाईलाइट करता जाता हूँ कि ये पूछा है। ठीक फिर मैं है। सीधा क्वेश्चन पे दोबारा आके टिक लगाना शुरू करता हूँ। हाँ, अब अच्छा मेरा हाँ भी मैम, सवाल मैं तो वही 12th था क्लास वाला जो बात कर रहा था। जो केशव ने अभी पूछ दिया कि एग्जाम में कैसे हाईलाइट करोगे, नहीं कर मैम सकते वो ना। मेरे को 12th 11th क्लास वाला याद था, तो उसमें तो हाइलाइटर लेके चला जाता था। चले जाते थे, ठीक है। मोर ओवर क्वेश्चंस कितने होते थे एक आरसी पे? तो मैम 5-6। 5-6, तो 5-6 क्वेश्चंस तुम्हें याद रह जाते थे इन शॉर्ट, है ना? अगर ध्यान से पढ़ लो पूरा तो हाँ। मुश्किल है। राशि कुछ कहना चाहती है, पहले उसकी बात भी सुन ले, वो कैसे आरसी सॉल्व करती है। यहाँ 8 कम से कम है, सही बात है। राशि तुम कैसे सॉल्व करते हो आरसी? क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर मैम वैसे तो मैं सॉल्व करती ही नहीं हूँ एग्जाम में, मतलब बहुत कम करती हूँ। सबसे पहले जो फालतू की चीजें होती हैं वो करती हूँ। बट अगर बाई चांस करती हूँ तो फिर क्वेश्चंस पढ़ के फिर जो मेरे को दिखता है, मतलब पॉइंट दिखता है, जो मेन पॉइंट दिखता है उसे ढूंढती हूँ पैराग्राफ में, उससे करती हूँ। तुम्हारा तरीका भी बहुत टाइम टेकिंग है। क्वेश्चन पढ़ा, उसका मेन पॉइंट निकाला, फिर पैसेज में उसको ढूंढा, फिर उसको आंसर किया, फिर दूसरा क्वेश्चन का मेन पॉइंट ढूंढा, वो भी बड़ा हेक्टिक है। अंजलि जैन तो मेरा तरीका बता रही है, वेरी गुड। केशव तुम कैसे करते हो? मैम वैसे तो ज्यादातर वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं ना, तो वो करती हूँ मैं, बस करती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। कितनी गलत बात है ना। मेंस में क्या करोगे? प्री में तो काम चल जा रहा है, मेंस में क्या करोगे? सोचो। तुम्हें हाँ कोई बात नहीं चारू। केशव तुम कैसे सॉल्व करते हो आरसी? अच्छा, प्रैक्टिस अभी से रखनी चाहिए राशि, आई गेस। प्रैक्टिस अभी से रहेगी ना तो मेंस में कभी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ केशव बताओ। नहीं आ रही, अभी आई। ये कैसी आवाज है? ये कौन सा ऑडियो प्लगइन लगा लिया? केशव बहुत आवाज कट रही है, एक बार रिफ्रेश करो। आवाज कट रही है, एक बार रिफ्रेश करो। मैम वैसे इसको हमेशा लास्ट में ही करना चाहिए ना, अभी पहले इसको बताओ, देखते छोड़ दो। अभी मैं इसके बारे में ज्ञान दूंगी। ये ज्ञान बहुत जरूरी है। हाँ चारू। मैम ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्कूल में तो मैम छोटा सा पैराग्राफ देते थे, फिर उसमें से सॉल्व कर लेते थे, पर ये इस वाले में तो सॉल्व ही नहीं करना आता, तब बड़ा हो जाता है पैराग्राफ, उसको पढ़ो फिर सॉल्व। छोटा सा, इतना छोटा सा तो आता है, इतना छोटा सा। स्कूल में इससे भी छोटा सा आता था मैम। इतना सा पैराग्राफ होता है बस। अभी बताती हूँ कैसे करते हैं। अभी तुम तुरंत सॉल्व होगा, ऐसे चुटकी बजाओगे और आरसी सॉल्व। हाँ केशव बोलो बेटा। नहीं आवाज आ रही है इसकी, पता नहीं क्या हो गया। अभी तो आई थी जब उसने चारों को एक्सप्लेन किया था। फॉर व्हाट? मैम ये चुटकी बजा के सॉल्व करने वाला। आरसी बहुत आसान होता है बेटा।
तुम्हें पता है आरसी ना वैसे बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लोज टेस्ट आरसी से ज़्यादा मुश्किल है अगर देखा जाए तो। देखो रीडिंग एक तो ना सबसे पहले समझ लो कि जब कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो सारे क्वेश्चंस करने के बाद लास्ट में करोगे आरसी, ठीक है, लास्ट में करोगे आरसी और मैं भी हिंदी में लिखूंगी, ठीक है। जब लास्ट में आरसी का टर्न आएगा तो आपके पास बचा होना चाहिए 5 मिनट, 5 से 7 मिनट, 5 मिनट से 7 मिनट, इतना होना कंपलसरी है। जब ये टाइम बच गया आपके पास तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे। डिपेंड करता है राशि, डिपेंड करता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल रीड आउट दी क्वेश्चंस। जब आपने क्वेश्चंस पढ़ा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेगा, ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें नजर आएगा। फिर भी आरसी सॉल्व नहीं करते हो तो बेवकूफ़ी है ना, इसको तो बेवकूफ़ी कहेंगे, ठीक है। जब आपने क्वेश्चंस पढ़े तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ टाइटल, तो आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 टाइटल। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा आ गया कि किसी लाइन का इन्फरेंस पूछ रहा है, तो यू विल राइट कीवर्ड एज इन्फरेंस, जो भी लाइन है डॉट 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 करके उस लाइन को छोटा में शॉर्ट बनाकर लिख लिया, ठीक है। वैसे आपने सारे क्वेश्चंस के छोटे छोटे क्या किए, कीवर्ड्स बना लिए, फ्रेम कीवर्ड्स। अब आपने क्या करना है कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपके पास साइड में लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब आप पैसेज पढ़ना शुरू कर रहे हो। पैसेज जब आप पढ़ोगे ना तो आपका मेन फोकस जो रहेगा पैसेज में, दैट इज टू थिंक अबाउट द कीवर्ड्स, टू टेक आउट द कीवर्ड्स, ठीक है। जो मेन मोटो रहेगा ना आपका पैसेज का वो ये रहेगा, टू चेक द कीवर्ड्स, ठीक है, टू चेक द कीवर्ड्स। क्योंकि बेटा पैसेज जब आप पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, सपोज इतना बड़ा सा एक पैसेज है, ठीक है, इतना बड़ा सा एक पैसेज है, अब ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, एकदम मस्त पैसेज है। यहाँ पर जैसे आए एक ऐसा लाइन आ गया जो बड़ी मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए इसमें। अब क्या हुआ, पैसेज का फ्लो टूट गया। अब तुम इस लाइन को समझ रहे हो, इस लाइन को हो सकता है कि तुम आफ्टर 30 to 40 सेकेंड्स समझ जाओ, ठीक है। लेकिन ये जो 30 to 40 सेकेंड्स है ना, इस 30 to 40 सेकेंड्स में आप ऊपर जो पढ़े थे आप भूल गए, ऊपर जो पढ़े थे आप भूल गए, और नीचे जो पढ़ोगे उसको ऊपर वाले से लिंक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा ये करना है कि जब आप ये लाइन पढ़ रहे हो और आपको बहुत मुश्किल लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो देख लो उस लाइन में कोई कीवर्ड है, अगर है तो ऑप्शंस से जाके चूज कर लो, और अगर कीवर्ड नहीं है तो समझना ही नहीं है बेटा, वो लाइन को छोड़ देना है। तुम नॉवेल्स पढ़ते हो, तुम एडिटोरियल पढ़ते हो, तुमने शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी होगी, क्या एक लाइन नहीं समझने से तुम्हें स्टोरी नहीं समझ आएगी? क्या एक लाइन नहीं समझने से तुम्हें नॉवेल नहीं समझ आएगा? ऐसा कभी नहीं होता। तो वो एक लाइन पे तुम्हें उतना एम्फसाइज करना ही नहीं है अगर तुम्हारे कीवर्ड्स वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो उसको आपने छोड़ना है और उसके बाद आगे आपको पढ़ते जाना है। कभी भी आपका फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके लाइन हो, अगर पैराग्राफ हो तो पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है कि उस पैराग्राफ से क्वेश्चन हो, लेकिन अगर लाइन हो तो मत पढ़ना, तो बिल्कुल मत पढ़ना। उस लाइन से तुम्हारा कभी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत रेयर आते हैं, नहीं ही आते हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर हाउएवर दस ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है तो उसको पढ़ने पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है तो उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन मोर ओवर
है ना, सिमिलरली, लाइकवाइज, ऐसे करके कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो उससे कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप वो सब लाइन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब लाइन को स्किप करना सीखो, कीवर्ड्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो। बट फिर भी मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी कि कीवर्ड्स को ढूंढो। लाइक आपने 1 2 3 4 लिखा, उसमें आपने कुछ कीवर्ड्स लिखे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का कीवर्ड ढूंढे, अच्छा यहाँ पर मिल गया तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर किए, उसके बाद फिर चले गए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि थर्ड लाइन में आपको क्वेश्चन नंबर 5 का कीवर्ड मिल जाए, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 में गए, एक लाइन आगे का पढ़ोगे, एक लाइन पीछे का पढ़ोगे और उस क्वेश्चन को आंसर कर दोगे। क्योंकि बेटा आगे पीछे का लाइन ना बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, जो आपके स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है, तो वो ज़रूर पढ़ना। उसको पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर कर दिया, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का कीवर्ड मिल गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आए, उसको सॉल्व किए, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे 2 का मिल गया, 2 को सॉल्व किए, फिर आगे बढ़े। इस तरीके से आगे बढ़ना है, एक एक कीवर्ड को ढूंढना नहीं है पैसेज में। ठीक है, कीवर्ड्स को अपने माइंड में रिटेन रखने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ आप इतनी कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करोगे, आरसी कभी भी मुश्किल नहीं होता। सारे आरसीज ऐसे ही होते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई कैन गारंटी यू डैट। तुम कोई भी आरसी मुझे निकाल के दे दो कि मैम आप ये आरसी मुझे क्लास में सॉल्व करवाइए, मैं वो आरसी आपको क्लास में सॉल्व करवा के दिखाऊंगी इसी कीवर्ड मेथड से। ठीक है, और अगर आप नहीं दे सकते तो मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही समझिए अभी तो, कि आज ना जो तरीका मैंने बताया, आप सबका अपना अपना तरीका होगा और डेफिनेटली आप वो सब तरीके में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर सॉल्व करें, और वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आप सॉल्व करें ना, तो प्लीज़ मेरे तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, हो सकता है कि उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में आपको 10 में से 15 मिनट लग जाए, क्योंकि आप मेरा तरीका फॉलो कर रहे हैं ना, वो तरीका आपका नहीं है, तो हो सकता है उसमें 10 से 15 मिनट लग जाए, लेकिन प्लीज़ उसको सॉल्व करिएगा और एक्यूरेसी पे फोकस करिएगा कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना बेटा, तो ये टाइम भरोसा रखो कम हो जाएगा। मॉक टेस्ट सबने दिया इस बार का? सबने दे दिया है तो मैं वो पीडीएफ शेयर कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। मैं सॉल्यूशन का पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस एक्यूरेसी पे ध्यान रखना, 10 से 15 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, तो जब आप 5, 6, 7 आरसी कर लोगे ना, तो धीरे धीरे करके टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ये 10 मिनट अपने आप 5 से 7 मिनट हो जाएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है। मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए हैं इस बार सबके? कोई इशू नहीं है केशव, कोई इशू नहीं है। ये जो ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, ये ना थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ना आपको इम्प्लिसिट मीनिंग देखना होता है। आप लोगों ने अभी लॉजिकल रीजनिंग नहीं करी है ना, अभी लॉजिकल रीजनिंग किसी ने नहीं करी है ना। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला जो पार्ट होता है, वो जब थोड़ा सा करोगे ना, तो आप लोगों को इम्प्लिसिट मीनिंग निकालने आएगा। 2 चीज़ होता है, एक इम्प्लिसिट होता है और एक एक्सप्लिसिट होता है। बेटा एक्सप्लिसिट जो होता है ना, वो तो डायरेक्टली आपके पैसेज में गिवन है। ठीक है, जो वहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट डायरेक्टली आपके पैसेज में गिवन है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो वहाँ से मिल गया, उसको चूज कर लिया, हाँ भाई ये आंसर है। इम्प्लिसिट में क्या हो जाता है ना बेटा, वहाँ पर हिडन मीनिंग को निकालना पड़ता है, वहाँ पर ना हिडन मीनिंग को निकालना पड़ता है। मतलब एक आधा कीवर्ड मैच करेगा, उस एक आधा कीवर्ड से आपको समझना है कि इस लाइन में तुम्हारा आंसर है।
ठीक है, इस लाइन में तुम्हारा आंसर है। अब उस लाइन से जो हिडन मीनिंग है ना, वो हिडन मीनिंग आपको निकालना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को चूज करते हैं। तो ये ना थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, ये हिडन मीनिंग निकालना, ये लॉजिकल वे में सोचना, इसमें थोड़े लॉजिक्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो लॉजिक्स ना प्रैक्टिस से आएंगे, है ना। बाकी मैं इस टाइप के एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। इस टाइप के मैं क्वेश्चंस अभी क्लास में एक दो सॉल्व करवा दूंगी। और बताओ, और किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? नो मैम। चलो बेटा, तो फिर ना मैं आज की क्लास यहीं तक रखती हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट्स है, तो आई जस्ट वांट कि आप लोग इसके बाद जो क्लास है ना मैथ्स की क्लास, उसको ना आप लोग लॉग इन करके ज्वाइन करने की कोशिश करिए, सो डैट कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। और कोई भी इशू होता है तो आई वांट यू टू सॉर्ट इट आउट बिफोर 11:30, ठीक है। हाँ जी, मैं करवाती हूँ। आप एक बार प्लीज़ रोमा को मैसेज कर दीजिए, बाकी आई विल चेक, ठीक है। चारू प्लीज एक बार रोमा को मैसेज कर दीजिए। पुनीता बेटा, लॉगिन जैसे मैंने अभी आपको सिखाया ना वैसे लॉगिन करना, वहां पे पोर्टल पे जाके हो जाएगा। ठीक है, चल बाय बाय, टेक केयर।